इस लेक्चर के पार्ट 1 के बाद हमें ये बात समझ आ गई कि जो यूएस लेट ऑर्डर है वो अंडर कांस्टेंट रिसेशन है, और इस ऑर्डर को दोबारा से रिवाइव बैक कराने के लिए या इस ऑर्डर को दोबारा से प्रोमुलगेट करने के लिए यूएस और उसके जो एलाइज हैं वो डिफरेंट एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं, और उन एफर्ट्स में एक एफर्ट का नाम है क्वाड। लेक्चर के सेकंड सेक्शन में या सेकंड हम पार्ट में देखेंगे कि चाइना का क्या रिस्पॉन्स है टू अमेरिकास क्वाड या यूएस लेट क्वाड। ठीक, तो यहाँ पे सर्टेन पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं विज़-वी चाइना's रिस्पॉन्स टू क्वाड। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है चाइना इज डिक्लेयरिंग द फोरम एज अ थ्रेट टू रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे फोरम से मुराद हमारा द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। ठीक, चाइनीज जो ऑफिशियल डम है या जो चाइनीज लीडरशिप है उसके अकॉर्डिंग यूएस के जो ये मिलिट्री जो मैनेवरिंग्स हैं वो थ्रेट करती हैं इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसकी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड पीस को। क्यों? वजह यह है कि क्वाड एंड बाकी ऐसे अलायंसेस के थ्रू या बाकी ऐसे इस तरह के पैक्ट्स के थ्रू यूएस अपने पैसिफिक अलायंस को मिलिटराइज कर रहा है, अपने पैसिफिक अलायंस को जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी है एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस। ठीक है, टू द डेट्रीमेंट ऑफ चाइना। अब जब यहाँ पे एरियाज, यहाँ पे जो इंडो पैसिफिक रीजन में हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो मिलिटराइज होंगे तो फिर क्या होगा, रीजनल जो बैलेंस है या जो रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा। अब अगर वो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो स्टेट्स के बीच में जो हमारे पास मिसकैलकुलेशंस है उसके चांसेस ज़्यादा होंगे, तो जो रीजनल इन्वायरमेंट है वो वॉलेटाइल होगा। तो वॉर लाइक सिचुएशन बेस्ड ऑन मिसकैलकुलेशंस की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। तो चाइना के अकॉर्डिंग क्वाड एक ऐसा मूव है ऑन पार्ट ऑफ यूएस जो कि एम करता है टू डिस्टर्ब रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। सेकंड पॉइंट, China is regarding Quad as an attempt of the extended power to militarize the region and nations to pit them against China. प्रीवियस सेक्शन में हमने या प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था कि यूएस इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्ट्रेटजी को एक्सरसाइज कर रहा है जिसको हमने कहा था ऑफशोर बैलेंसिंग या थ्रेट बैलेंसिंग या फॉरवर्ड बैलेंसिंग भी इसको कहते हैं। इस स्ट्रेटजी के अंदर यूएस ये चाह रहा है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो आसियान नेशंस हैं और इंडिया है इन नेशंस को डिप्लॉय किया जाए अगेंस्ट चाइना। ठीक, ताकि या इसको ऐसे हम समझते हैं कि इन नेशंस को इस पोजीशन पर लेके आया जाए कि वो चाइना को ईजिली कन्फ्रंट कर सकें। तो एक चाइना का मानना यह कि जो क्वाड है वो एक ऐसी मूव है ऑन पार्ट ऑफ यूएस एंड हर पैसिफिक एलाइज जिसका मकसद चाइना के इन्फ्लुएंस को, चाइना की प्रॉस्पेरिटी को थ्रेटन करना है। पॉइंट थर्ड, China is pursuing it, China is pursuing the quadrilateral security dialogue as a zero-sum move on part of the United States to revive back the Cold War mentality. अब हमें ये पता है कि जैसे सेक्शन 1 या पार्ट 1 में हमने देखा जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो टाइम एंड अगेन अपने इंटरव्यूज़ में या प्रेस ब्रीफिंग्स में ये बात करते रहे। इवन चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है वो भी ये बात करते रहे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो चाह रहा है कि वो किसी भी तरीके से एक न्यू कोल्ड वॉर को इंट्रोड्यूस कराए, दुनिया को डिफरेंट पोल्स में डिवाइड करे बात करते या वो एक्सरसाइज पॉलिटिक्स या ब्लॉक। ठीक, चाइना का ये मानना है कि ये जो टैक्टिक्स हैं यूएस की ये जीरो सम हैं। जीरो सम का मतलब यह है कि इन टैक्टिक्स से किसी भी नेशन का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। ठीक, तो चाइनीज़ का कहना है कि वो अब इस टाइम यूएस के साथ एक कोल्ड वॉर जैसे सिनेरियो में खुद को लॉक नहीं करना चाहते। इंस्टेड वो चाहते हैं कि बीइंग टू मेजर इकोनॉमीज, ये दो जो मेजर इकोनॉमीज या कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और कंसेंसस की बेस पे उन इश्यूज को कन्फ्रंट एंड कंकर करें जो कि डॉन्टिंग इन नेचर हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड सो ऑन। तो चाइना का मानना यह है कि वो इस तरह की जीरो सम गेम को परसू या इस पर इन्बाग नहीं करना चाहता, लेकिन यूएस जो है ना वो चाइना को कंपेल करता है, या यूएस ने जो मूव यूएस की पास 5 to 6 ईयर्स में जो यूएस की टैक्टिक्स रही हैं उनसे चाइना ने ये परसू किया कि यूएस जो है ना वो एक नई कोल्ड वॉर को शेप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड सेक्शन। अब सेक्शन 3 में हम ये देखेंगे क्वाड और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं पाकिस्तान के लिए। जैसे प्रीवियस उस लेक्चर में हमने बात की कि जहां कहीं भी इंडिया की बात आएगी वहां पे पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशंस हैं। शुरू ऐसे करते हैं कि पाकिस्तान के जो इम्प्लीकेशंस है वो कहां से एमिनेट करते हैं। हमने बात की थी कि यूएस जो इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप की नेचर ऐसी है कि उसने साउथ एशियन जो रीजनल बैलेंस है या साउथ एशियन जो हमारे पास बैलेंस ऑफ पावर है
उसको डिस्टर्ब किया उस रिलेशनशिप ने। और दूसरी बात, इंडिया एंड यूएस के बीच में जो रिलेशन है वो इस बात की मैनिफेस्टेशन है कि इंडिया जो है ना वो एक डिससेटिस्फाइड पावर है, इंडिया एक एंटी स्टेटस को पावर है, जो कि जिसकी ख्वाहिश यही है या जिसकी एम्बिशन है कि वो साउथ एशियन रीजनल बैलेंस को डिस्टर्ब करे, ठीक है, और रीजनल बैलेंस को डिस्टर्ब करने के बाद पावर को मैक्सिमाइज करे, सही, ताकि पावर मैक्सिमाइजेशन के थ्रू वो रीजनल हेजमनी जो है ना वो अटेन कर सके या रीजनल पुलिसमैन बने। जैसे कि न्यू रैलिस्ट कहते हैं कि स्टेट्स जो है ना वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स हैं, अगर हम बात करें डिफेंसिव की। इसी तरह जो है ना वो ऑफेंसिव की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑफेंसिव रैलिस्ट स्टेट्स आर पावर मैक्सिमाइजर। तो यहाँ पे हमें यह समझना है कि जो यूएस इंडिया रिलेशंस हैं उस रिलेशनशिप की नेचर ऐसी है कि उसने रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब किया और उसको टिल्ट किया उस बैलेंस को इन फेवर ऑफ इंडिया एंड टू द डेट्रीमेंट ऑफ पाकिस्तान। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो पाकिस्तान जो है ना वो कंपेल्ड होगा टू go for certain activities or to undertake certain measures in quid pro quo to balance that disturbed matrix। ठीक है, यहाँ हमने बात की थोड़ी सी थेरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की। फर्दर जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो थेरीज और थेरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इस सेक्शन में जो हम इंप्लीमेंट और अप्लाई कर सकते हैं उनमें सबसे पहले न्यू रियलिज्म है। ओबियसली न्यू लिबरलिज्म को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, क्यों? वो ऐसे है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ट्रेड वॉल्यूम है वो उस लेवल का नहीं है जो एक्चुअल पोटेंशियल का हो, ठीक, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन दीज टू साउथ एशियन नेशंस। इनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, इनके जो रिलेशंस है वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, इनके बनाए हुए जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं वो फंक्शनल नहीं है, जिसकी वजह से इनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिलेटिव इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तो एक ये हम बात कर सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंसीज ना होने की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट का एलिमेंट है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में ऑलमोस्ट मतलब इन वन वे और अदर एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन मेंटेन है, ठीक। अगर इसी तरह थेरेटिकल फ्रेमवर्क की बात करें तो आप लोग इस सेक्शन में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस या यूएस इंडिया रिलेशंस और उसके इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए पावर ट्रांजिशन थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं ऑर्गेन्स्की की। ऑर्गेन्स्की स्टेट्स को जो है ना वो 2 क्लासेस में डिवाइड करता है, सेटिस्फाइड एंड स्टेटस को, डिससेटिस्फाइड एंड एंटी स्टेटस को। इस केस में यानी इंडिया एंड पाकिस्तान के केस में इंडिया जो है ना वो डिससेटिस्फाइड पावर है, इंडिया एंटी स्टेटस को नेशन है। इंडिया की ये कोशिश है कि वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज करे ताकि वो रीजनल जो है कंसेप्ट होता है रीजनल हेजमन बने, ठीक है। जबकि पाकिस्तान इस इंडिया की जो कोशिश है या इंडिया की इस अटेम्प्ट है, पाकिस्तान उसको बेयर करने की कोशिश करता है, ठीक। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि पावर ट्रांजिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान सेटिस्फाइड एंड एक स्टेटस को पावर है, जबकि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप की वजह से, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की वजह से India increasingly becoming a dissatisfied and anti-status quo power। अब इंडिया की इसी वजह से, इंडिया की इसी ग्रोइंग जो एक पावर हंगर की वजह से जो साउथ एशियन रीजनल बैलेंस है, रीजनल पावर बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक, और वो टिल्ट करा है इंडिया के फेवर में, सही। तो ये थ्योरी, इसी तरह बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर थेरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करें और इंडिया एंड पाकिस्तान को सब सिस्टम ऑफ मेन सिस्टम डिक्लेयर करें तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक थ्यूसिडिडीज ट्रैप यहाँ पे जनरेट होता है और उस ट्रैप को जनरेट कराने के लिए यूएस का बड़ा रोल है, ठीक। यूएस और जो इंडिया स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं उन रिलेशनशिप्स ने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक ट्रैप जनरेट किया जिसको हम कहते हैं थ्यूसिडिडीज ट्रैप। तो अब पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या इम्प्लीकेशंस हैं। सर्टन हमने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्वाड इज इम्बोल्डनिंग इंडियाज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन डिराइव वर्टिकल प्रोलिफरेशन प्रोग्राम एंड एस्पिरेशंस टू बिकमिंग रीजनल हेजमन। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप की वजह से या इस बात की वजह से जो हमारे पास कन्वेंशनल एसिमेट्रीज हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वो फर्दर वाइडन हो रहे हैं, ठीक। आगे चले जाते हैं। पॉइंट 2 में हमने लिखा है कि क्वाड इज रेंडरिंग डेटरेंस मैट्रिक्स एंड देयर बाय डेटरेंस मैट्रिक्स के बाद आप लोग कंसीडर यहाँ पे कर लें इनफेक्टिव, यहाँ पे हमने लिखा नहीं इनफेक्टिव मेंशन आप लोग कर लें, एंड देयर बाय डिस्टर्बिंग स्टैटिक स्टेबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ रही है कि यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं।
डिटरेंस मैट्रिक्स डिस्टर्ब हो रहा है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, या उस मैट्रिक्स की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो रही है। अब जब उसकी इफेक्टिवनेस कम होगी तो पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉर है वो इंक्रीज होगी। ठीक, एक इशू ये है, और ये इशू इमिनेट करता है ड्यू इन पार्ट टू यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। थर्ड, Quad's partnership is bolstering India's bid to establishing a blue water navy। अब इंडिया जो है ना, जैसे हम पढ़ते रहे कि इंडिया ने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अटेन की है, ठीक है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर एक सबमरीन है अरिहांत के नाम से, ठीक, जिसके थ्रू वो न्यूक्लियर फोर्सेस को लॉन्च कर सकता है। ठीक, अब जब ये कैपेसिटी या ये ट्रेड किसी कंट्री के पास अवेलेबल हो तो उसको कहते हैं कि वो उस स्टेट के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अवेलेबल है। अब इंडिया चाहता है कि वो एक ऐसी नेवी को इस्टेब्लिश करे जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, और वो वॉर को फाइटेबल बनाए, न्यूक्लियर वॉर को विनेबल बल्कि बनाए। ठीक है, अब जब ऐसी सिचुएशन होगी तो पाकिस्तान, जिसके पास अभी तक सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो इस केस में जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो डिटरेंस की वजह से एक जो सिक्योरिटी या डिटरेंस की वजह से एक स्टेबिलिटी जो जनरेट हुई थी आफ्टर 1998 वो डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि इंडिया सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक्वायर कर रहा है, पाकिस्तान के पास जबकि सिर्फ फर्स्ट स्ट्राइक कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है। तो ये एक इशू है। नेक्स्ट, फोर्थ, क्वाड इज ब्रिंगिंग ग्रेट या इंडिया इज ब्रिंगिंग ग्रेट पावर राइवलरी टू साउथ एशिया। अब चूंकि हमें पता है कि इंडिया जो न्यू कोल्ड वॉर है उसमें इंडिया ने यूएस के कैंप को या यूएस के ब्लॉक को ज्वाइन किया है। ठीक, अब जब यूएस की तरफ इंडिया चला गया तो उस केस में पाकिस्तान नेसेसिटेट पाकिस्तान को किया इंडिया ने कि वो पाकिस्तान जो है वो चाइना और रशिया के ब्लॉक में जाए। अब इसकी वजह से एक नई जो कोल्ड वॉर है उसमें जो दो कैंप्स हैं, वन led by United States, whereas the other one spearheaded by China and Russia। पाकिस्तान रशिया एंड चाइना के साथ है, इंडिया यूएस के साथ है। अब इसकी वजह से जो ग्लोबल पार जो हमारे पास के बीच में जो कोल्ड वॉर है, न्यू कोल्ड वॉर, वो इंटर हो रही है साउथ एशिया में भी। तो अब इस कोल्ड वॉर की एंट्री के बाद पाकिस्तान जो है ना वो मजबूर है कि वो अपनी स्टेट सिक्योरिटी को या स्टेट सिक्योरिटी को मेंटेन करे या उसको प्रायोरिटाइज करे, या इसको ये कह सकते हैं पाकिस्तान को कंपेल किया इंडिया ने कि पाकिस्तान हाई पॉलिटिक्स को एक्सरसाइज करे इंस्टेड ऑफ लो पॉलिटिक्स ऑफ डिप्लोमेसी, ट्रेड एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। नेक्स्ट आगे चले जाते हैं। पॉइंट 5, India's membership in Quad is exacerbating Pakistan's strategic and security dilemma and threat perception। ऊपर हमने जैसे बात की कि इंडिया जो है ना वो यूएस से मिलिट्री वेपन्स, एडवांस मिलिट्री वेपन्स रिसीव कर रहा है। ठीक, अब उन मिलिट्री वेपन्स की वजह से पाकिस्तान का जो थ्रेट परसेप्शन है विज़-वी इंडिया वो फर्दर एग्जैसरबेट हो रहा है। अब हमें यह पता है कि जो ग्लोबल इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स है उसकी नेचर अकॉर्डिंग न्यू रियलिस्ट अनार्किकल है। ठीक, उस अनार्की की वजह से स्टेट्स जो है ना हमेशा सस्पिशन का शिकार होती हैं दूसरे स्टेट के बारे में। अब इंडिया अगर अपनी डिफेंस कैपेसिटीज़ को या अपने डिफेंस जो उसका एक्यूमन है या उसका जो डिफेंस की जो इफेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज करे तो पाकिस्तान जो है ना उस केस में पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन रहता है कि वो उस गैप को फिल करे जो कि इंडिया जनरेट कर रहा है बाय इंपोर्टिंग एडवांस मिलिट्री वेपन्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब इसकी वजह से एक आर्म्स रेस एंड सिक्योरिटी डायलेमा या प्रिजनल डायलेमा भी क्रिएट हो रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। आगे चलते हैं। Offsetting prospects for peaceful coexistence and economic engagement between Pakistan and India as a means towards resolution of outstanding disputes। जाहिर बात है जब इंडिया क्वाड का हिस्सा होगा, इंडिया जो है ना वो इस न्यू कोल्ड वॉर को साउथ एशिया में लेके आएगा। इंडिया यूएस के साथ मिलकर सीपेक को जो है ना वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो फर्दर वाइडन होगा। ट्रस्ट डेफिसिट जब इंक्रीज होगा तो पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में जो एक पॉसिबिलिटी है थी अब तो नहीं है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, वो नहीं रहेगी। फ्रेंडली रिलेशंस की जो पॉसिबिलिटी थी वो टाइम टू टाइम अब डिटीरियोरेट हो रही है। तो एक इशू ये है। 7th point, the US efforts to introduce India as a net security provider by transferring sophisticated and state-of-the-art weaponry or technology to India is turning India's hegemonic ambitions into a self-fulfilling prophecy। अब जैसे हमें पता है कि इंडिया ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि 2005 से ऑनवर्ड्स अगर देख लें तो यूएस इंडिया को कंसिस्टेंटली जो ना पैट्रोनाइज कर रहा है। इंडिया की एंट्री यूएस ने कराई MTCR में। अब यूएस इस कोशिश में कि इंडिया को NSG का पार्ट बनाया जाए और इन लॉन्ग रन इंडिया को यूएस चाह रहा है कि वो
एंट्री उसकी हो इनटू यूएनएससी एज अ परमानेंट मेंबर। तो ये सारे सिचुएशंस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हैं। ठीक, पाकिस्तान क्यों ऐसा है? अगर इंडिया एक बार एनएसजी में इंटर हो जाता है तो उस केस में पाकिस्तान की एंट्री पॉसिबल है ही नहीं। सिमिलरली अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी बुरी बात कभी हो ही नहीं सकती। तो ये कुछ चैलेंजेस जो कि इमिनेट करते हैं क्वाड की मेंबरशिप की, जो इंडिया ने जो एक्वायर की है मेंबरशिप क्वाड की, और यूएस इंडिया ग्रोइंग रिलेशनशिप्स की वजह से। आगे चलते हैं पॉइंट 8, फोर्सिंग पाकिस्तान टू बिकमिंग ए गैरिजन स्टेट वर्किंग टुवर्ड्स सिक्योरिंग इट्स फ्रंटियर्स एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। अब जब कि हमने ऊपर बात की कि जब इंडिया अपनी मिलिट्री को कॉन्स्टेंटली मॉडर्नाइज करेगा, उसकी एडवांसमेंट के लिए काम करेगा और इस पर्पस के लिए यूएस से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इंपोर्ट करेगा, तो उस केस में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो इस पोजीशन में नहीं होगी, या पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है या पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो इंडिया की तरफ से किसी भी थ्रेट को काउंटर कर सके या उसको कन्फ्रंट कर सके। तो पाकिस्तान जो है ना वो उस केस में अपनी इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास जो एक लीनियर मैनर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है पाकिस्तान उसको डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स अपग्रेडिंग इट्स मिलिट्री एंड डिफेंस। ठीक, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बुरी बात है। और पाकिस्तान की जो न्यू फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन है जियो इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स उसके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो कंपेल है या इंडिया पाकिस्तान को कंपेल करता है टू बिकम अ गैरिजन स्टेट इंस्टेड ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए सब के बाद, या वो कौन से पॉलिसी मेयर्स पाकिस्तान को अडॉप्ट करने चाहिए इन ऑर्डर टू बेटर नेविगेट द क्राइसिस सिचुएशन। तो यहाँ पे एक हमने स्टेटमेंट मेंशन किया है, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ चाइना लेट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग एंड इकोनॉमिक ब्लॉक यानी रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। चाइना और इंडिया और जापान के बीच में रिलेशन हालांकि अच्छे नहीं हैं, इसके बावजूद भी ये तीन नेशंस एक ऐसे ट्रेडिंग ब्लॉक का हिस्सा हैं जिसको चाइना ने बनाया है। तो क्या पाकिस्तान और इंडिया भी ऐसे को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे को कोऑप नहीं कर सकते? ये एक हमने एग्जामिनर के लिए मतलब ये बताया कि हाँ, अगर जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इवन इंडिया भी, अगर इन सब का ट्रेड वॉल्यूम देखें तो वो मतलब बहुत ज़्यादा हाई है। अब अगर इनके बीच में डिफरेंस होने के बाद भी ट्रेड एंड इकोनॉमिक इनकी एक्टिविटीज़ एंड एंगेजमेंट्स हैं, तो क्या पाकिस्तान एंड इंडिया नहीं कर सकते? आगे चलते हैं, पाकिस्तान के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं। प्रायोरिटाइजिंग अ नॉन लीनियर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें यह पता है कि इट्स नॉट डिप्लोमेसी बट इकोनॉमिक ग्रोथ दैट एड्स विंग्स टू फॉरेन पॉलिसी। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमी को प्रायोरिटाइज करे। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ही पाकिस्तान की जो पोजीशन है ग्लोबल या स्टैंडिंग है उसको इंप्रूव करेगी। तो हमने इस वजह से यहाँ पे लिखा है नॉट डिप्लोमेसी बट इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी एड्स विंग्स टू फॉरेन पॉलिसी। पॉइंट 2, पुटिंग हाउस ऑन ऑर्डर वाया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। रिसेंटली जो रजीम चेंज का यहाँ पे एक सिनेरियो डेवलप हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन लग गया है। ठीक, तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हर कोशिश करे, ताकि जब डोमेस्टिक पॉलिटिकल ऑर्डर में जब हमारे पास एक स्टेबिलिटी होगी तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान जो है ना वो बेटर मैनर इन टू मीनिंग्स में पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक नेशन होगी। ठीक है, अब पाकिस्तान जब इंटरनली स्टेबल होगा तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी की जो इफेक्टिवनेस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो ये इस वजह से यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है पुटिंग हाउस ऑन ऑर्डर वाया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, pluralistic practices of co-opting the disgruntled factions, judicious mobilization of resources, and even allocation. Next, exporting development from core to peripheries. ठीक, पाकिस्तान की जो पेरिफेरीज हैं लाइक बलोचिस्तान है या जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ भी हमने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट वहाँ पे करने हैं, ताकि वहाँ जो इश्यूज़ हैं, जो वहाँ पे ग्रुपिंग्स हैं, जो वायलेंट एलिमेंट्स हैं, उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके और इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, diversifying relations by not relying too much on any nations with allies thrive. एक फॉर्मर यूएस जो है ना सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का कहना है कि वो नेशंस जिनके एलाइज ज़्यादा हों वो थ्राइव करते हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो किसी एक नेशन के ऊपर या किसी एक कंट्री के ऊपर रिलाई ना करे, ठीक, बल्कि इसको पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने रिलेशंस को फर्दर डाइवर्सिफाई करे। ठीक है, जैसे पाकिस्तान कर रहा है आजकल, या प्रीवियस जो हमारे पास गवर्नमेंट थी, रशिया के साथ रिलेशन हमारे अच्छे हैं, बांग्लादेश के साथ रिलेशन हमारे अच्छे हैं, चाइना के साथ तो है ही, ईरान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं। तो पाकिस्तान को फर्दर चाहिए कि वो डिफरेंट कैपिटल्स को अप्रोच करे और उनके साथ इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस को टाई करे। ठीक, नेक्स्ट, engaging ASEAN nations economically to exploit their
मार्केट। रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए एक ऐसा बेटर एवेन्यू है जिसके थ्रू पाकिस्तान नए मार्केट्स को डिस्कवर एंड एक्सप्लोर कर सकता है और उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस ऑफ कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिस्प्यूटिंग नेशंस या स्टेट्स इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग कैंप्स। पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल रोल रहा है मीडिएशन का, मीडिएटर का या इंटरलोक्यूटर का। तो करंट जो हमारे पास कोल्ड वॉर सिचुएशन है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, उसमें पाकिस्तान एज अ ब्रिज एक्ट करे, ठीक, इन दोनों नेशंस को क्लोज करने के लिए। इनके बीच में जो कन्वर्जेंसेस हैं उनको मटीरियलाइज या उनको प्रायोरिटाइज करने के लिए पाकिस्तान को अपना रोल प्ले करना चाहिए, जैसे पाकिस्तान ने किया था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। पाकिस्तान ने यूएस एंड चाइना को क्लोज किया था। ठीक, तो पाकिस्तान को फर्दर इस करंट डेकेड में पाकिस्तान को वैसा ही रोल प्ले करना चाहिए जैसे पाकिस्तान ने तब किया था। तो आगे चलते हैं, मेंटेनिंग डिटरेंस एट मिनिमम कॉस्ट। अब जैसे एक बुक है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर इन पाकिस्तान, जिसमें ऑथर लिखते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया के साथ जो डिटरेंस मैट्रिक्स है उसको लोवेस्ट कॉस्ट पर मेंटेन रखे। पाकिस्तान को चाहिए कि वो हर हालत में या कोशिश करे कि वो आर्म्स रेस को अवॉइड करे और उस रिसोर्स को या उस कैपिटल को डायरेक्ट करे टुवर्ड्स ह्यूमन डेवलपमेंट और टुवर्ड्स नेशनल प्रॉस्पेरिटी, ताकि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट की जगह एक वेलफेयर स्टेट बन के सामने आए। ठीक है, आगे, नर्चरिंग रिजल्ट ओरिएंटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडिजिनाइजिंग डिफेंस प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग देम फ्रॉम सर्टेन countries. Next, consolidating relation with China and Russia to restore the imbalance created by India's tilt towards US। जैसे हमने ऊपर बात की, जो ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, उसकी वजह से एक टिल्ट आ गया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने रिलेशंस को फर्दर कंसोलिडेट और फोर्टिफाई करे विद इंडिया, चाइना एंड रशिया, ताकि उस बैलेंस को दोबारा से रीसेट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग विद यूएस इन कन्वर्जेंट एरियाज। ये पॉइंट मेंशन आपने मस्ट करना है कि पाकिस्तान यूएस को छोड़ नहीं सकता। पाकिस्तान एंड यूएस एक दूसरे के लिए ऐसे ही हैं जैसे ह्यूमन बींग्स एंड ऑक्सीजन। ठीक, एंड वाइल लिविंग स्पेस फॉर डिस्कसिंग डिफरेंसेस। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बात हमें समझनी है कि कंट्रीज़ के बीच में डाइवर्जेंसेस एंड कन्वर्जेंसेस होते हैं। हमेशा जो मैच्योर कंट्रीज है वो इस बात पर या इस बात वो कोशिश करती हैं कि किसी भी तरीके से जो सिमिलैरिटी से उन पर काम किया जा सके। ठीक, और जो डिफरेंसेस हैं उनको साइड लाइन फॉर द टाइम बीइंग रखा जाए, ताकि जब दो कंट्रीज़ के बीच में अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्शंस होते हैं तो उनके जो रिलेशंस हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज होते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की वजह से उनके बीच में नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ बनते हैं। ठीक है, उनका एक दूसरे के बारे में जो ट्रस्ट है वो कंसोलिडेट या फोर्टिफाई होता है। तो रिलेशन की जो नेचर है वो फर्दर मतलब ग्रो करती है, या रिलेशंस उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पे वो दोनों जो स्टेट्स हैं अपने बीच में जो सिमिलैरिटी, जो डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पॉन्सिबिली रिजोल्व करते हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो यूएस के साथ जो कन्वर्जेंट एरियाज है, लाइक टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, अफगानिस्तान सिचुएशन है, ठीक, इसमें यूएस और पाकिस्तान को चाहिए कि वो एंगेजमेंट्स रखें कंटिन्यू। ठीक है, तो आज की इस डिस्कशन को हम कंक्लूड करते हैं विद अ स्टेटमेंट कि बैलेंस ऑफ पावर इन मॉडर्न सोसाइटीज डिपेंड्स लार्जली ऑन अ नेशंस इंडस्ट्रियल आउटपुट, एक्सपर्टीज ऑफ मैन पावर, ability to navigate roadblocks while not sleepwalking into block politics, and potential to mobilize domestic resources। हेनरी किसिंजर अपनी बुक वर्ल्ड ऑर्डर में लिखते हैं कि इस दौर में यानी करंट सेंचुरी में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो इन सर्टेन चीज़ों को पर डिपेंड करता है, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियल आउटपुट है, एक्सपर्टीज ऑफ मैन पावर है, ability to navigate roadblocks while not sleepwalking to block politics है, and potential to mobilize domestic resources है। सो इस डिस्कशन में हमें यह समझ आ गया कि जो यूएस इंडिया रिलेशंस हैं उन रिलेशंस की नेचर ऐसी है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेसीज है वो फर्दर एग्जासरबेट हुई हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो हमारे पास क्वाड है उसमें इंडिया की मेंबरशिप की वजह से पाकिस्तान का टिल्ट हुआ है टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया। ठीक, इंडिया यूएस रिलेशंस ने क्वाड के बाद जो साउथ एशियन रीजनल सिक्योरिटी बैलेंस है उसको चैलेंज किया है। ठीक है, और पाकिस्तान को मजबूर किया है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ एक अनवारंटेड आर्म्स रेस में खुद को शामिल करे। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.